साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्प्रेरण की। कुछ पदार्थ रासायनिक अपक्रिया के पश्चात मात्रात्मक और रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहते हुए भी रासायनिक अपक्रिया के वेग में वृद्धि कर देते हैं। ऐसे पदार्थों को उत्प्रेरक कहते हैं और यह घटना उत्प्रेरण कहलाती है। कभी कभी कुछ पदार्थों की उपस्थिति से अपक्रिया के वेग कम भी हो जाते हैं। इनको मंदक या अवरोधक कहते हैं। कुछ लेखक इसको ऋणात्मक उत्प्रेरक भी कहते हैं। उत्प्रेरक शब्द बर्जीलियस ने 1835 में सबसे पहले इसका प्रयोग किया। उन्होंने बताया पोटेशियम क्लोरेट के तापीय अपघटन की जो क्रिया है वो 653 केल्विन से 873 केल्विन के मध्य धीरे धीरे होती है। लेकिन इसमें यदि हम मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2 मिला दें तो यही क्रिया 473 से 633 केल्विन के बीच में बड़ी तेज़ी से संपन्न होती है। अर्थात MnO2 के मिलाने का प्रभाव ये हुआ कि अब क्रिया कम ताप पर और अधिक तेजी से संपन्न होने लगी। उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण सक्रियण ऊर्जा में कमी आ जाती है और एक वैकल्पिक पथ प्राप्त होता है जिससे अपक्रिया तेजी से संपन्न होने लगती है। संलग्न ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जब बिना उत्प्रेरक की अपक्रिया होती है तो इसकी जो देहली ऊर्जा है वो अधिक होती है, यानी सक्रियण ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है। जैसे इसमें उत्प्रेरक मिला दिया तो ये जो ग्राफ है ये फ्लैट हो गया, यानी इसमें देहली ऊर्जा कम हो गई और सक्रियण ऊर्जा भी कम हो गई है। इस तरह से उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को कम करके अपक्रिया शीघ्रता से संपन्न करने में मदद करता है। अब उत्प्रेरकों को उनकी कार्य के अनुसार अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। पहले बात करते हैं हम धनात्मक उत्प्रेरण की। ऐसे उत्प्रेरक जिनकी उपस्थिति में अपक्रिया का वेग बढ़ जाता है उन्हें धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं या सिंपली उत्प्रेरक कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 की अपघटन इस समय यदि मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2 मिला दी जाए तो ये क्रिया बहुत तेज़ी से संपन्न होती है। तो यहाँ पे MnO2 धनात्मक उत्प्रेरक है। अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को आयरन के चूर्ण पर से प्रवाहित करते हैं तो अमोनिया बहुत तीव्रता से बनती है। यहाँ पे आयरन चूर्ण यानी लोह चूर्ण एक धनात्मक उत्प्रेरक है। इसी तरह से शीर्षकक्ष विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि में सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को प्लेटिनम या मोलिब्डेनम उत्प्रेरक के ऊपर से प्रवाहित करने पर शीघ्रता से सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3 बन जाती है। और तेलों के हाइड्रोजनीकरण करते समय निकेल की उपस्थिति हाइड्रोजनीकरण को तीव्र करती है। इस तरह से ये जो उदाहरण दिए गए हैं ये सारे उदाहरण धनात्मक उत्प्रेरक के हैं। अब बात करें हम ऋणात्मक उत्प्रेरण की। इनको हम मंदक या निरोधक भी कहते हैं। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपक्रिया की दर को कम कर देते हैं। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड को विघटित होने से रोकने के लिए उसमें थोड़ा सा फास्फोरिक अम्ल मिला देते हैं, जिससे जो इसकी विघटन की क्रिया है वो धीमी हो जाती है। या क्लोरोफॉर्म से फास्जीन बनने की जो क्रिया है इसको रोकने के लिए उसमें थोड़ा सा एथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है ताकि जो जहरीली गैस फास्जीन है उसकी बनने की दर कम हो जाए, बनना बंद हो जाए। सोडियम सल्फाइड की अपघटन को रोकने सोडियम सल्फाइड से सोडियम सल्फेट बनने की क्रिया को रोकने के लिए उसमें थोड़ा सा
ग्लिसरॉल मिला देते हैं, इससे ये क्रिया मंद हो जाती है। तो ये जो उदाहरण हैं ये ऋणात्मक उत्प्रेरण के हैं, ये इनहिबिटर्स या रिटार्डर्स कहलाते हैं। अब आइए तीसरे प्रकार के उत्प्रेरक की बात करते हैं, स्व उत्प्रेरक यानी ऑटो कैटालिस्ट। अपक्रिया के दौरान उत्पन्न पदार्थों में से यानी जो उत्पाद बनते हैं उनमें से भी कोई एक पदार्थ अपक्रिया को उत्प्रेरित कर देता है, यानी अपक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। तो ऐसे उत्प्रेरकों को हम स्व उत्प्रेरक तथा इस घटना को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है पोटेशियम परमैंगनेट, ऑक्जेलिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया के दौरान जो मैंगनीज आयन बनते हैं, ये आयन इस सब क्रिया को बढ़ा देते हैं। तो ये अपक्रिया प्रारंभ में बहुत धीमे धीमे चलती है, यानी जो जो पोटेशियम परमैंगनेट है, इसका जो बैंगनी रंग होता है वो पहले बहुत धीरे धीरे विलोपित होता है। लेकिन जैसे अपक्रिया शुरू हो जाती है तो अपक्रिया के दौरान जो MnSO4 बनता है उसमें जो Mn+ आयन होता है, Mn++2+ आयन रहता है, इस आयन के प्रभाव से ये अपक्रिया बहुत तेज़ी से संपन्न होने लगती है और रंग बहुत तेज़ी से विलुप्त होने लगता है। यानी इसमें जो Mn+ आयन बना, ये आयन ही यहाँ पर उत्प्रेरक का काम करता है, कि स्व उत्प्रेरक है और इसी क्रिया को हम स्व उत्प्रेरण कहते हैं। दूसरा उदाहरण ये है, यहाँ देखें, एथिल एसीटेट के जलावटन का दौरान जब अपक्रिया प्रारंभ होती है बहुत धीमी चलती है। जैसे ही एसिटिक एसिड बनता है और जो चूँकि एसिटिक एसिड आयनित होता है, इसमें H+ आयन होता है, ये H+ आयन जैसे ही विलयन में बनता है तो ये अपक्रिया तेज़ी से संपन्न होने लगती है। तो यहाँ पर जो H+ आयन है ये स्व उत्प्रेरक का काम करता है। इसको सिग्मोइड ने बताया था, सिग्मोइड ग्राफ के नाम से जाना जाता है। इसमें समय के साथ अपक्रिया के वेग का जो ग्राफ दिया है, ये अपक्रिया बहुत प्रारंभ में बहुत धीमी चलती है, लास्ट में बहुत तेजी से संपन्न होने लगती है। चौथा है प्रेरित उत्प्रेरक यानी इंड्यूस्ड कैटालिस्ट। जब कोई एक रासायनिक अपक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अपक्रिया के वेग को परिवर्तित करती है, यानी उसको बढ़ा देती है, उसे हम प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे सोडियम आर्सेनाइड Na2ASO3, इसको वायु में रखते हैं तो ये ऑक्सीकृत नहीं होती है। लेकिन जब हम सोडियम आर्सेनाइड को सोडियम सल्फाइड के साथ वायु में रखते हैं तो ये आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। यानी जो सोडियम सल्फाइड के ऑक्सीकरण की क्रिया है, ये जो Na2SO3 + O2 = 2Na2SO4 जो अपक्रिया है, ये अपक्रिया इस दूसरी अपक्रिया को उत्प्रेरित करती है। 2NaSO3 + O2 = 2NaSO4। इस क्रिया को पहले वाली जो क्रिया है ये उसको उत्प्रेरित करती है। इस घटना को हम प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। अब आइए हम बात करें उत्प्रेरक विष की। कैटालिटिक पॉइजन। कुछ पदार्थ उत्प्रेरक की सक्रियता को कम कर देते हैं, ऐसे पदार्थों को हम उत्प्रेरक विष कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल बनाने की जो क्रिया है, इसमें प्लेटिनम उत्प्रेरक काम करता है। जैसे ही इस प्रोसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है तो प्लेटिनम की सक्रियता कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये उत्प्रेरक विष का काम करती है। दूसरा उदाहरण है इसका अमोनिया निर्माण की जो हैबर विधि है, इसमें जो लोहे चूर्ण है उत्प्रेरक का काम करता है। इस प्रोसेस में H2S बन जाए या H2S उपस्थित हो तो ये उत्प्रेरक विष का काम करने लगती है। यानी यहाँ पे जो लोहे चूर्ण है इसकी जो उत्प्रेरक की सक्रियता है, उसकी क्षमता है, उसको कम कर देती है।
इसका स्पष्टीकरण आप इस प्रकार से हम देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। क्योंकि प्लेटिनम की जो उत्प्रेरक की क्रियाविधि है वो ये है कि प्लेटिनम के ऊपर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अधिशोषित हो जाते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणु या इसके अणु अधिशोषित होते हैं और पास पास में आते हैं, क्रिया कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्लेटिनम के ऊपर जो एक्टिव सेंटर्स होते हैं यानी सक्रिय बिंदु होते हैं वहाँ पे ये या उसकी जो संयुक्ताएं होती हैं उस पर कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाती है। अब जहाँ पे जिस एक्टिव सेंटर पे कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाएगी वहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन अधिशोषित नहीं होंगी। इस तरह से ये क्रिया धीमी हो जाएगी। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अधिशोषक की सतह पर कुछ सक्रिय केंद्र होते हैं या कुछ मुक्त संयुक्ताएं होती हैं। उन संयुक्ताओं पे अभिकारक के अणु अधिशोषित होते हैं और फिर वे पास पास में आ जाते हैं, जिससे उनकी क्रिया तीव्र हो जाती है। उत्प्रेरक विष के द्वारा यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा इन संयुक्ताओं को ऑक्युपाइड कर लिया जाता है, भर लिया जाता है, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए कोई मुक्त संयुक्ता प्लेटिनम के सतह पर नहीं बचती है। इससे वो उसमें अधिशोषित नहीं हो पाते हैं और क्रिया बंद हो जाती है। अब दूसरी मंदन की या उत्प्रेरक विष की दूसरी घटना देखें। इसमें अगर H2S उपस्थित हो तो H2S FeC क्रिया करके FeS+H2 बना लेता है और जैसे ही FeS बन जाएगा तो जो आयरन के ऊपर जो मुक्त संयुक्ताएं हैं वो सारी संयुक्ताएं सल्फर के द्वारा ऑक्युपाइड कर ली जाएंगी, वो उसके द्वारा पूर्ण कर ली जाएंगी। तो वहाँ पे फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अधिशोषित होने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इससे ये इसकी उत्प्रेरक की क्रिया जो सक्रियता है वो कम हो जाएगी। अब हम बात करें उत्प्रेरक वर्धक की। ये कैटालिटिक प्रोमोटर्स कहलाते हैं। उत्प्रेरक वर्धक में ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वयं तो उत्प्रेरक नहीं होते हैं, किंतु इनकी उपस्थिति से उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ जाती है। ये उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। उदाहरण से देख सकते हैं हम अमोनिया निर्माण की जो हैबर प्रोसेस है, इसमें लोहे चूर्ण के साथ मोलिब्डेनम चूर्ण भी मिला दिया जाता है। ये मोलिब्डेनम चूर्ण है उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। इस तरह से वाटर गैस यानी जल गैस से मेथिल एल्कोहल प्राप्त करने की विधि में जिंक ऑक्साइड के साथ Cr2O3 यानी क्रोमिक ऑक्साइड मिलाई जाती है। ये क्रोमिक ऑक्साइड है, ये आपको उत्प्रेरक वर्धक का काम करती है। अब देखें उत्प्रेरक वर्धक किस तरह काम करता है। इसकी काम करने की विधि ये है, या तो ये उत्प्रेरक की सक्रिय सतह को बढ़ा देता है यानी उसकी प्रभावी क्षेत्रफल बढ़ा देता है। जो एक्टिव सेंटर्स होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं निकेल उत्प्रेरक के बीच में यदि मोलिब्डेनम को इसको मिला दिया जाए तो ये मोलिब्डेनम यहाँ बीच में फंस गया। देखिए यहाँ पे देखिए निकेल की बाहरी सतह एक इधर चारों तरफ इधर बाहरी सतह है, केवल यहाँ पर अधिशोषित हो सकते हैं। लेकिन जैसे इसमें मोलिब्डेनम आ जाता है तो ये देखिए इधर इधर यहाँ पूरे में यहाँ पे खाली संयुक्ताएं बढ़ जाती हैं। इस तरह से ये उसकी जो एक्टिव साइट्स है उसको बढ़ा देता है, रिक्तिकाओं की संख्या बढ़ा देता है, उसकी साइज भी बढ़ा देता है। ये तो उत्प्रेरक के 4 प्रकार हो गए, 4 के 6 हो गए। अब हम बात करें अवस्था के अनुसार उत्प्रेरक के प्रकार की। पहली ये इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला तो है होमोजीनियस कैटालिस्ट यानी समांगी उत्प्रेरण और दूसरा है विषमांगी उत्प्रेरण। जब अभिकारक तथा उत्प्रेरक समान प्रावस्था में होते हैं तो उत्प्रेरण समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। यानी जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्था समान हो, यानी गैसीय क्रिया है तो उत्प्रेरक भी गैस हो, या ठोस है तो ठोस है, द्रव है तो उत्प्रेरक भी द्रव हो, यानी समान अवस्था वाले हो। फॉर एग्जाम्पल शीशा, जो शीश कक्ष विधि से सल्फेट अम्ल निर्माण की विधि है, इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड जो गैस अवस्था में रहता है
ये समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। SO2 भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, NO भी गैस है और ये बनने वाला भी गैस है। लिक्विड अवस्था के लिए उदाहरण देखिए आप, यहाँ पर जब सुक्रोज का जो इन्वर्सन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ग्लूकोज फ्रक्टोज में तोड़ा जाता है, तो इस प्रोसेस में यदि हम सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करें उत्प्रेरक के रूप में, तो ये भी जलीय विलयन में होता है। सुक्रोज यानी शक्कर ये भी जलीय विलयन में रहती है, पानी तो जल द्रवावस्था में रहती है, बनने वाले पदार्थ भी द्रवावस्था में रहते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज। और एग्जाम्पल हैं मेथिल एसीटेट के जलावटन का, इसमें HCl का जलीय विलयन है, ये भी आपका उत्प्रेरक का काम करता है, तो ये भी समांगी उत्प्रेरक का उदाहरण है। एथेनॉल का मीथेन में परिवर्तन, तो ये इसमें उत्प्रेरक आयोडीन जो भी गैसीय अवस्था में रहती है, ये भी समांग उत्प्रेरण का उदाहरण है। पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन, ये भी समांग उत्प्रेरण का उदाहरण है। इसमें पोटेशियम क्लोरेट सॉलिड रहता है, ये भी सॉलिड रहता है। अब बात करें हम हेटेरोजीनियस यानी विषमांगी उत्प्रेरक की। जब अभिकारक तथा उत्प्रेरक अलग अलग प्रावस्था में होते हैं तो हम इसे विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में लोह चूर्ण उत्प्रेरक का काम करता है। इसमें अमोनिया के जो बनाने वाले घटक हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये गैस में रहते हैं, जबकि लोह चूर्ण सॉलिड रहता है। दूसरा एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की संपर्क विधि में सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है। यहाँ पे SO2 और O2 ये दोनों गैस में रहते हैं, जबकि प्लेटिनम उत्प्रेरक ठोस रहता है। नाइट्रिक अम्ल निर्माण की उस्टवाल्ड की विधि में भी प्लेटिनम जो उत्प्रेरक है वो ठोस अवस्था में रहता है, जबकि उसके जो अभिकारक हैं जी अमोनिया और ऑक्सीजन ये गैसीय अवस्था में रहती है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण के समय भी निकल उत्प्रेरक ठोस अवस्था में रहता है, वनस्पतिक तेल लिक्विड में रहती है, हाइड्रोजन गैस के रूप में रहता है। इस तरह से ये विषमांगी उत्प्रेरण है। अब आइए विषमांगी उत्प्रेरण के संबंध में थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। विषमांगी उत्प्रेरण का जो सिद्धांत है वो अधिशोषण के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। प्राचीन काल में जो मान्यता थी, यानी पहले जो मान्यता थी ओल्ड थ्योरी यानी प्राचीन सिद्धांत, इसके अनुसार अभिकारक अधिशोषक यानी उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं, जिससे अभिकारकों की सांद्रता बढ़ जाती है और सांद्रता बढ़ने से उनकी अपक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाती है। चूँकि अधिशोषण हमेशा उसमें क्षय प्रक्रिया होती है, तो इससे जो निकलने वाली अधिशोषण से निकलने वाली जो ऊष्मा है वो ऊष्मा अभिकारक को सक्रियण ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है और अपक्रिया की दर बढ़ जाती है। इसके बाद आया माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार उत्प्रेरक अभिकारक के साथ अस्थायी बंध बना करके एक मध्यवर्ती या सक्रिय संकुल बनाते हैं। ये जो सक्रिय संकुल है इसका अस्तित्व तो बहुत क्षणिक होता है, ये शीघ्र ही वियोजित होकर के उत्पाद और उत्प्रेरक में बदल जाता है। इससे इसमें जो एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनता है, मध्यवर्ती संकुल बनता है, ये अत्यधिक अस्थायी होता है और ये तुरंत उत्पाद में टूट जाता है और उत्प्रेरक आपको ज्यों का त्यों मिल जाता है। इससे ये माना जाता है कि थोड़ा सा उत्प्रेरक यानी उत्प्रेरक की बहुत कम मात्रा अभिकारकों की बड़ी मात्रा को उत्पाद में बदलने के लिए पर्याप्त होती है। इसमें ये माना जाता है कि जो एक्टिव संकुल बनता है ये अभिक्रिया के लिए वैकल्पिक मार्ग या वैकल्पिक पथ प्रदान करता है, क्योंकि उत्पाद पुनः प्राप्त हो जाता है। इससे थोड़ा सा उत्प्रेरक बड़ी मात्रा में अभिकारकों को उत्पाद में बदलने में सक्षम होता है।
अब देखें, ये तो प्राचीन सिद्धांत था। अब मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है? मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी यानी आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत, इसके अनुसार उत्पीड़न, विषमांगी उत्पीड़न में ये दोनों प्रोसेस होती हैं। मैंने ऊपर जो दोनों चर्चा की है, अधिशोषण और माध्यमिक सिद्धांत, माध्यमिक संकुल बनाने वाली थ्योरी, इसमें ये दोनों थ्योरी का संयोजन है। इसके अनुसार उत्प्रेरण क्रिया उत्प्रेरक की सतह पर केंद्रित होती है। इसमें 5 पद सम्मिलित होते हैं। पहला पद यह है कि उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों का विसरण होता है। पहले जो रिएक्टेंट होते हैं वो कैटलिस्ट की सतह के पास पहुंचते हैं, फिर उत्प्रेरक की सतह पर इनका अधिशोषण हो जाता है, यानी उससे अस्थायी रूप से जुड़ जाते हैं। फिर मध्यवर्ती का निर्माण होता है, यानी उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें अस्थायी संकुल बन जाता है। अगली पद में उत्प्रेरक की जो सतह है उसमें जो अधिशोषित पदार्थ हैं वे आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं और उन उत्पादों का विशोषण होता है, यानी वो उत्प्रेरक से अलग होते हैं, जिससे दूसरे अभिकारक के दूसरे अणुओं के लिए स्थान रिक्त हो जाता है और अगले चरण में उत्प्रेरक की सतह से उत्पाद दूर चले जाते हैं। इस तरह से ये जो 5 पद हैं, इन 5 पदों में विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि को समझा जा सकता है। 5 पद में पहला पद क्या है? अभिकारकों का उत्प्रेरक की सतह पर विसरण, फिर उनका अभिकारकों का अधिशोषण, फिर सक्रिय संकुल का बनना, फिर उत्पादों का उत्प्रेरक की सतह से विशोषण और उनका उत्प्रेरक की सतह से दूर विसरण। इस प्रोसेस में उत्प्रेरक की सतह पर स्थित मुक्त संयोजकताएं अभिकारक के अणु दुर्बल बंधनों से जुड़ने के कारण संतुष्ट हो जाती हैं और जब अलग अलग प्रकार के अणु आसपास अधिशोषित होते हैं तो ये आपस में अभिक्रिया करके नए अणु बना लेते हैं। ये नए अणु सतह से वाष्पीकृत हो जाते हैं और दूसरे अभिकारकों के स्थान रिक्त कर देते हैं और इस प्रकार थोड़ा सा उत्प्रेरक प्रभावी रहता है और अंतिम उत्प्रेरक की पूरी मात्रा हमें जीवाणु में प्राप्त हो जाती है और ये रासायनिक रूप से और मात्रात्मक रूप से दोनों रूपों से अप्रभावित रहता है। अब आइए कुछ टर्मिनोलॉजी की बात कर लें। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी का उपयोग हमने किया है, जैसे सक्रिय केंद्र यानी एक्टिव सेंटर्स। उत्प्रेरक की सतह पर कुछ ही बिंदुओं पर पृष्ठ अभिक्रिया होती है, यानी ये विशेष बिंदु जो सक्रिय होते हैं, जिनमें मुक्त संयोजकताएं होती हैं, इनको ही हम सक्रिय केंद्र कहते हैं। यहीं पर मुक्त संयोजकताएं दिखती हैं। ये सक्रिय केंद्र सतह पर छिद्र या असमानताओं के रूप में रहते हैं। अब हम ठोस उत्प्रेरकों की विशेषताओं पर चर्चा कर लें। तो ठोस उत्प्रेरकों की विशेषताएं में पहली विशेषता है सक्रियता। उत्प्रेरक की सक्रियता जो कीमोअब्जॉर्प्शन है यानी अशोषण है, इसकी प्रबलता पर निर्भर करती है। ये जो रासायनिक अधिशोषण है, अशोषण, ये पर्याप्त प्रबल होना चाहिए जिससे अभिकारक अणु पास पास में आ जाएं, लेकिन इतना भी प्रबल नहीं होना चाहिए कि अभिकारक अणु स्थायी रूप से जुड़ जाएं, उनकी गति शून्य हो जाए। ऐसे में उत्प्रेरक अन्य अणुओं के लिए अनुपयोगी हो जाएगा। अर्थात इसमें क्या होना चाहिए? सक्रिय होने के लिए इनको एक निश्चित रेंज में प्रबलता के बंध बनाना चाहिए, ना तो अत्यधिक कमजोर बंध बने और ना अधिक प्रबल बने। आपने पिछले अध्याय में भी पढ़ लिया है कि जो तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए उत्प्रेरक की सक्रियता है वो वर्ग 5 से वर्ग 11 तक तत्वों के लिए बढ़ती है। यानी जो वर्ग 5 से 11 तक के जो संक्रमण तत्व हैं ये हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन 7 से 9 वाले तत्व में जो उत्प्रेरक की सक्रियता है वो अधिकतम होती है, यानी ये अधिक अच्छी उत्प्रेरक साबित होती है।
क्योंकि इनकी जो मुक्त संयुक्ताएँ हैं उनमें ये पर्याप्त प्रबलता से जुड़ते हैं, लेकिन इतने भी प्रबल बंध नहीं बनते हैं कि वो स्थायी रूप से जुड़ जाएं। उत्प्रेरकों का सक्रियण। उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक को चूर्णित करते हैं, यानी इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए इसको छोटे छोटे पीस लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। वैसे कोलाइडी आकार के जो कण होते हैं वो उत्प्रेरक सबसे अधिक सक्रिय माने जाते हैं। कई जगह उत्प्रेरक की सतह को खुरदरा करके भी उसकी सक्रियता को बढ़ाया जाता है। ठोस उत्प्रेरकों की दूसरी विशेषता है वर्णात्मकता या चयनात्मकता, यानी सिलेक्टिविटी। उत्प्रेरक की वर्णात्मकता उसकी किसी अभिक्रिया को दिशा देकर के एक निश्चित उत्पाद बनाने की क्षमता होती है। यानी जब किसी अभिक्रिया में भिन्न भिन्न उत्पाद बनना संभव हो तो उत्प्रेरक की उपस्थिति किसी एक उत्पाद के लिए सिलेक्टिव होती है, यानी वो उत्प्रेरक किसी एक उत्पाद को अधिक मात्रा में बनाने में मदद करता है। उदाहरण के तौर पे यदि हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की क्रिया की बात करें तो यदि ये क्रिया निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है तो मीथेन प्राप्त होती है, और यदि यही क्रिया कॉपर और जिंक ऑक्साइड क्रोमिक ऑक्साइड की उपस्थिति में होती है तो ये मेथिल और एल्कोहल बनता है, यानी मेथेनॉल बनता है। यदि यही क्रिया केवल कॉपर की उपस्थिति में होती है तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। अर्थात उत्प्रेरक की जो क्रियाविधि है वो विशिष्ट होती है, यानी ये सिलेक्टिव होते हैं। इसका स्पष्टीकरण बाद में करेंगे, क्योंकि ये उत्पाद को सिलेक्शन कैसे करता है ये उसकी कोटर की साइज पर निर्भर करता है, उसकी जो अस्थायी संकुल बनता है उस पर, उसकी प्रबलता पर निर्भर करता है। तो उसकी चर्चा हम अगले भागों में करेंगे। आज के लिए इतना ही।